वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज का हमारा जो लेक्चर है शायद वो फाइनल लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज़ का। और आज के लेक्चर में हम वेक्टर इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। कुछ भी नया नहीं सीखना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है बस उसी का एप्लीकेशन है। इस मॉड्यूल में हमने पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला सीखा और एक फैक्ट हमने पहले सीखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के दौरान आई थिंक, और एक एक्सरसाइज के तौर पे भी इसको दिया गया था उसके भी पहले। वो ये कि अगर हमारे पास दो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं ए और बी, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो ट्रिपल बन रहा है ये एक बेसिस होगी। इन अदर वर्ड्स जो वेक्टर्स हैं ए बी और ए क्रॉस बी, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी implies द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ दिस ट्रिपल। कन्वर्स इज ऑब्वियस। ठीक है, ज्योमेट्रिकली दिस फैक्ट इज ऑल्सो प्रिटी क्लियर। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। वन मोर प्रॉब्लम एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो वेक्टर इक्वेशन से मेरा क्या मतलब है वो इस इलस्ट्रेशन से साफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और एक्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, और लैम्डा कोई रियल नंबर है सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू। और अगर लैम्डा नॉन ज़ीरो है तो हमें शो करना है कि जो वेक्टर एक्स है वो ए और बी और ए क्रॉस बी के टर्म्स में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ए और बी का, मतलब ए और बी की मदद से, और लैम्डा ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है उसकी मदद से एक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेक्टर इक्वेशन। जैसे कि रैशनल नंबर्स में या यूजुअल जो रियल नंबर्स में इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये एक इक्वेशन मैंने लिख दी। सो देर इज़ एन एक्स दैट सेटिस्फाइज दिस एंड देर इज़ ओनली वन एक्स दैट सेटिस्फाइज दिस। ठीक है, वैसे ही ये एक वेक्टर्स की इक्वेशन है। अब पॉइंट ये है कि हर वेक्टर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूँ एक्स क्रॉस आई कैप इज आई कैप, कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, क्योंकि ये चीज़ आई कैप के ऑर्थोगोनल है, पर ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आई कैप के बराबर भी है। इसका मतलब आई कैप इज़ ऑर्थोगोनल टू आई कैप, बट आई कैप इज़ नॉट ऑर्थोगोनल टू आई कैप। सो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात कि वेक्टर इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशंस ज़रूरी नहीं है कि हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। इनफैक्ट हर वेक्टर ही इसका सोल्यूशन है। कोई भी वेक्टर एक्स की जगह पे हम चूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन तो ट्रू हो ही जाएगी। तो समटाइम्स देर में बी नो सोल्यूशन, समटाइम्स देर में बी टू मैनी सोल्यूशंस। इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट देर इज एक्चुअली एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। दिस इज वन वे टू रीड द क्वेश्चन, और उस सोल्यूशन को हम एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं। तो सोचें, अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो सोल्यूशन जो इसकी यूनिकनेस है, अगर मुझे याद रहा तो मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर जो यूनिकनेस है वो मैं अलग से एक छोटे से आर्ग्यूमेंट से दिखा दूंगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो वी विल अस्यूम that A and B are linearly independent। और वो जो केस है कि जब A और B linearly dependent हों, so the case when वो एक्सरसाइज है, that is easier। ठीक है, तो मैं A और B को linearly independent मान के चलूँगा। so we know, क्योंकि A और B linearly independent हैं तो we know कि ये एक बेसिस है। राइट, यही हमने रिकॉल किया। सो अगर कोई भी एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अभी हम ये भी नहीं जानते कि इसका कोई सोल्यूशन है, हो सकता है कोई भी एक्स ना हो जिसे सेटिस्फाई करे, पर मान लेते हैं कोई एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस एक्स को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिस है। सो से एक्स इज, लैम्डा तो यूज नहीं कर सकता, लेट्स से अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा ए क्रॉस बी फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये जो इक्वेशन है उसको अगर मैं कोई नाम दे दूं, लेट्स कॉल दिस स्टार। सो स्टार इज इक्विवेलेंट टू, then star is same as
सबसे पहले लैम्डा एक्स लिखना है. सो लैम्डा एक्स क्या है? लैम्डा एक्स इज दिस इज लैम्डा एक्स. फिर एक्स क्रॉस ए. व्हाट इज एक्स क्रॉस ए? दिस थिंग क्रॉस ए में ये वाला टर्म तो चला जाएगा, केवल ये दोनों बचेंगे. सो दिस इज सेम एज राइट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस थिंग इज. तो finding a solution to this equation is exactly the same as finding alpha, beta and gamma such that this is true. तो ये बात हमें realize करनी है कि इसको solve करना is exactly the same as इसको solve करना for alpha, beta and gamma. और मतलब show that there is exactly how shall I say it? There is exactly one triple alpha, beta and gamma that satisfies this equation. That is what we need to do. Okay. पर ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे कर देता हूँ. बी क्रॉस ए मुझे अच्छा नहीं लग रहा. आई वांट टू लुक एट ए क्रॉस बी रादर देन बी क्रॉस ए. तो एक माइनस साइन के साथ मैं वो एडजस्ट कर दूंगा और सिमिलर एडजस्टमेंट यहाँ पे. तो लेट मी राइट अ माइनस साइन हियर एंड मेक द एडजस्टमेंट्स इनसाइड. सो दिस इज अ माइनस साइन हियर एंड दिस इज ए क्रॉस बी एंड हियर ए क्रॉस बी. ऑलराइट. सो फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही छोड़ दूंगा. सेकेंड ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है उसमें मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा. करेक्ट. और यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस बी के, तो हमें मिलेगा ये चीज. सो दिस थिंग वाज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग. ओके, लेट मी रिहैश. Solving this for x was equivalent to solving this for alpha, beta and gamma, which is equivalent to solving this for alpha, beta and gamma, and that is equivalent to solving this for alpha, beta and gamma. पर solving this for alpha, beta and gamma is same as solving three equations. कौन सी तीन equations? This being 0, this being 0 and this being 0. ऐसा क्यों? Well, क्योंकि a, b और a क्रॉस b एक बेसिस है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तब और केवल तब जीरो है जब वो इंडिविजुअली सारे जो यहाँ पे स्केलर्स दिख रहे हैं वो जीरो हों. सो सॉल्विंग दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज सॉल्विंग थ्री इक्वेशन, दिस बीइंग जीरो एंड दैट बीइंग जीरो. तो वो तीन इक्वेशन मैंने सेपरेट पेज पे यहाँ लिखी हुई हैं. राइट. सो दीज थ्री इक्वेशंस वी नीड टू सॉल्व एंड शो कि इनका सोल्यूशन है और एक ही सोल्यूशन है. एंड दैट यू कैन जस्ट डू बाय यूजुअल जैसे करते हैं. सो यहाँ से तुरंत हमें बीटा मिल जाएगा एज लैम्डा गामा. फिर वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो गामा का एक्सप्रेशन आ जाएगा. वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अल्फा का एक्सप्रेशन आ जाएगा. और बीटा तो लैम्डा गामा है. तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट दिस इज. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही मिलेगा. सो दिस शोज दैट देयर इज अ सोल्यूशन एंड देयर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड दैट इज दिस. सो वी हैव सॉल्व्ड दिस वेक्टर इक्वेशन. पर अगर केवल यूनिकनेस शो करनी होती, वो ज़रूरी नहीं है, हमने कर दिया जो हमें करना था. पर फिर भी एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि केवल अगर इतना दिखाना होता कि ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसका एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि इस वेक्टर इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस थे, मान लीजिए बस इतना ही दिखाना होता कि इसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है. हो सकता है एक भी ना हो, पर एक से ज़्यादा नहीं है उसको दिखाने के लिए वी वुड डू द फॉलोइंग कि से सो फॉर यूनिकनेस what we would have done is, अगर x और y दोनों ही उसके solutions हैं, say x is a solution and y is a solution. मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ. मान लेते हैं x और y दो solutions हैं, तो इनको अगर subtract करें, subtract करने पर मिलेगा lambda x minus y plus x minus y cross a is 0. Right? Subtract करने पे ये मिलेगा, but this implies x minus y cross a is minus lambda x cross y. Right? पर क्योंकि लैम्डा जीरो नहीं है, मैं इस लैम्डा को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से हटा करके a के डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ. सो दिस इज a डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा.
ऑलराइट, सो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो वेक्टर x माइनस वाई है वो x माइनस वाई के ऑर्थोगोनल है। लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ है वो x माइनस वाई का ऑर्थोगोनल है और राइट साइड में x माइनस वाई ही है, यानी कि x माइनस वाई खुद के ऑर्थोगोनल है, तो x माइनस वाई को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर कोई भी दो सोल्यूशन हम उठाते हैं इस इक्वेशन के तो वो एक्चुअली दोनों सोल्यूशन सेम ही हैं। तो इससे ये तो पता चला कि एटमोस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये तो नहीं पता चला कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, वो तो इसी रीजनिंग से आया, पर एटमोस्ट वन सोल्यूशन के लिए दिस वाज अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट दैट वी कुड हैव डन। एनीवेज, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो दिस इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे पर दो यूनिट वेक्टर्स हैं ए और बी, सो वी हैव टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, और सी कोई वेक्टर है सच दैट दिस वेक्टर इक्वेशन इज ट्रू। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग अंडर दिस कंस्ट्रेंट। सो इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, सो थिंक अबाउट दिस। ऑलराइट, सो सोल्यूशन। सो दो केसेस हैं, एक केस है कि ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। उस केस में तो हमें पता ही है कि दिस विल कम आउट टू बी जीरो। ठीक है, सो वी में अस्यूम, ऐसे लिखना चाहिए था कि इफ ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट देन this scalar triple product is zero. So we may assume A and B are linearly independent. तो हमारे पास फ्रीडम क्या है, एक बार क्वेश्चन समझते हैं। ए और बी को हम जो मर्जी यूनिट वेक्टर्स ले सकते हैं और सी को जो मर्जी वेक्टर ले सकते हैं सच दैट दिस इज ट्रू, और इन सब कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हमने ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट चूज़ किए तो इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि मान लें हम उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट चूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में हम इसे बड़े से बड़ा कितना बना सकते हैं, सी हमें ऐसा चूज़ करना है। तो हम जानते हैं, अगेन रिकॉल, सो देन दिस इज अ बेसिस, इज अ बेसिस, और क्योंकि ये एक बेसिस है, वेक्टर सी को फॉर्म करने के लिए हम कोई भी कोएफिशिएंट्स अल्फा बीटा और गामा चुन करके लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो से सी इज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी अल्फा बीटा और गामा पूरी तरीके से फ्री हैं, पर वो जो इक्वेशन में कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो अल्फा बीटा और गामा पे कुछ प्रतिबंध लगा देगा। अगर सी ये है और स्टार, ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है ये सेटिस्फाई हो रही है, सो लेट्स सी व्हाट दैट इक्वेशन बिकम्स। सो बाय स्टार, let me label it by star, we have लेफ्ट साइड में C है, राइट साइड में A क्रॉस C, A क्रॉस C अगेन, ये वाला टर्म तो मर जाएगा, ये सब बच्चे रह जाएंगे। सो लेट्स सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टार इज। बाय स्टार तो ऐसा लग रहा है कुछ इंप्लीकेशन है स्टार से, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टार इज, राइट। सो ये RHS हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज द RHS, पर A एक यूनिट वेक्टर है तो दिस इज इक्वल टू 1, और वो मैं हटा देता हूँ। सो वी हैव दिस, और अब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं एक बार। सो वी गेट एक बार मैं इस चीज़ को भी लिख ही देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। सो दिस अबव इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। और अब मैं लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। सो ए का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ से मिला, बी का यहाँ से मिला बीटा, और माइनस गामा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर। सो ठीक है, सो दिस इज़ फाइन। और फिर ए क्रॉस बी का गामा माइनस बीटा, या आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। सो वी गेट दिस, पर इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ए बी सी एक बेसिस है, दिस मीन्स दैट गामा इज बीटा। सो वी गेट
बीटा और गामा बराबर हैं, पर उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्चुअली दोनों हाफ के बराबर हैं, बीटा एंड गामा बोथ आर हाफ, और अल्फा देयरफॉर इज हाफ a dot b. Okay, so this is alpha. तो फाइनली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज बस सी का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया है, पर वो एक्चुअली इसके बराबर है, राइट? पर गामा की वैल्यू हाफ है। तो यहाँ पे हमने ट्राइलिनियरिटी यूज़ करी इसको लिखने के लिए, राइट? क्योंकि ए का जब ट्रिपल प्रोडक्ट ए और बी के साथ लेंगे तो जीरो मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, केवल यही वाला टर्म बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हैं अंडर दिस कंस्ट्रेंट कि ए और बी को लीनियरली इंडिपेंडेंट रखना है, तभी ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, राइट? पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कब बना पाएंगे? जब एक्चुअली ए और बी 90 डिग्री पर हों। ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, बी इज़ अ यूनिट वेक्टर, और फिर ए क्रॉस बी इज़ आई मीन ज्योमेट्रिकली इट लुक्स लाइक दिस। व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड? इट्स मैग्नीट्यूड इज़, अगर इस एंगल को थीटा बोल दें तो इट्स मैग्नीट्यूड इज़ जस्ट साइन थीटा, राइट? सो मैक्सिमाइजिंग दिस इज हैपनिंग व्हेन ए और बी 90 डिग्री पर हो, और उस केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दैट पार्ट आई लीव टू यू। सो दिस इज द मैक्सिमम दिस कैन बी इज हाफ, ओके? और यू कैन एक्चुअली सॉल्व, मतलब कब ये एग्जैक्टली हो रहा है, यू कैन राइट डाउन कि एग्जैक्टली क्या ए और बी को होना चाहिए। उसके लिए वन एक्सप्लिसिट चॉइसेस फॉर ए बी एंड सी यू कैन राइट डाउन। सो आई होप दिस इज कन्विंसिंग कि हाफ इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो बहुत यहाँ पर मैंने डिटेल में आर्ग्यू नहीं किया इस स्टेप पर आने के बाद, पर या ओके। और यह आखिरी इलस्ट्रेशन। तो हमारे पास पी क्यू और आर नॉन ज़ीरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए हुए हैं सच दैट उनका तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर एक्स कोई वेक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स नॉट क्लियर कि ऐसा कोई वेक्टर है भी जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, पर एक बार मान लें कि है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो करें एक्स इसके बराबर है। तो इनफैक्ट देर इज़ अ सोल्यूशन एंड देर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन कैन बी रिटन दिस वॉट एवर वे, इनमें से कोई एक तरीके से लिखा जा सकता है। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये होगा कि नोट करें पी क्यू और आर एक बेसिस है, क्योंकि वो नॉन जीरो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, वो एक बेसिस बनाएंगे। तो जस्ट राइट एक्स एज अल्फा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर, और वो यहाँ रख दें, एंड जस्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वट एवर, जस्ट एक्सपैंड एंड अल्फा बीटा और गामा की आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। दैट इज़ अ परफेक्ट वे टू सॉल्व दिस। लेट्स नॉट डू दैट, थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये यूज़ करेंगे कि पी क्यू और आर का सेम मैग्नीट्यूड है, और उसके लिए एक नोटेशन यहाँ पे हमारे पास है। तीनों के मैग्नीट्यूड को हमने म्यू बोल दिया, और क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं वो मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो है। और अब हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को देखेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर वहाँ लगाएंगे तो ये चीज़ मिलेगी। लेट्स जस्ट सी, दिस डॉटेड विद दिस गाय, वो यहाँ लिखा है, टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर माइनस दिस डॉटेड विद दिस गाय जो यहाँ लिखा है टाइम्स द रिमेनिंग। तो दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। पर अब हम यूज़ करेंगे ये फैक्ट कि पी डॉट क्यू ज़ीरो है, और ये नोटेशन कि मॉड पी इज़ म्यू, ये नोटेशन यूज़ करके हम इसको म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी विल गेट दिस इक्वेशन, राइट? ये तो LHS ही है, और जो RHS है वो ये बन गया, क्योंकि दिस वी हैव रिटन एज म्यू स्क्वायर एंड पी डॉट क्यू इज ज़ीरो, सो वी हैव दिस। तो ये तो फर्स्ट टर्म था। इसी तरीके से ये जो बचे दो टर्म्स हैं, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, राइट? दिस इज जस्ट समथिंग यू कैन चेक। और अब हमें दिया क्या हुआ है कि इन तीनों का सम ज़ीरो है, यानी कि अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट नाउ डू दैट। सो adding we get 0 is equal to म्यू स्क्वायर 3 म्यू स्क्वायर एक्स, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, 3 म्यू स्क्वायर एक्स दिस थिंग माइनस
Yeah, we have this. So this gives us, by shuffling things around, कि 3 mu square x is this sum. ये चीज़ आई. अब इसको ऐसे करें एक बार, ये म्यू स्क्वायर भी मैं ये पूरी चीज़ इनफैक्ट डिनोमिनेटर में ही ले जाता हूँ. सो लेट मी जस्ट एडजस्ट थिंग्स हियर. दिस थिंग डिवाइडेड बाय 3 म्यू स्क्वायर, दिस इज गॉन. म्यू नॉन ज़ीरो था तो मैं ये कर भी सकता हूँ. ओके, वी हैव दिस. पर इसको एक बार ऐसे पढ़ें कि x हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p, q एंड r. पर क्योंकि p, q और r एक बेसिस बना रहे हैं, वो ये जो उनके कोएफिशिएंट्स दिखेंगे वो यूनिकली डिटरमिन होंगे. दैट इज़ द आइडिया. तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में हम वी आर गोइंग टू डॉट विद p ऑन बोथ साइड्स, देन डॉट विद q ऑन बोथ साइड्स एंड देन डॉट विद r ऑन बोथ साइड्स एंड सी व्हाट हैपेंस. बट मोटिवेशन वो लीनियर अलजेब्राइक थिंकिंग से आ रहा है कि दिस फॉर्म्स अ बेसिस एंड देयरफॉर दीज थिंग्स आर यूनिकली डिटरमिन्ड, और उनको हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से ढूंढ सकते हैं बेसिकली. सो डॉटिंग विद p ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा p डॉट x, राइट साइड में क्या मिलेगा, ये टर्म्स तो डेड हो जाएंगे क्योंकि q डॉट p इज ज़ीरो एंड r डॉट p इज ज़ीरो, तो ये तो लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है. यहाँ पे p डॉट p टाइम्स दिस थिंग, लेट मी राइट दैट. ये हमें मिली इक्वेशन. पर p डॉट p इज म्यू स्क्वायर, तो मैं म्यू स्क्वायर लिख देता हूँ और म्यू स्क्वायर को फिर कैंसिल कर लेते हैं. सो इफ वी कैंसिल वी गेट दिस. सो दिस इज व्हाट वी गेट, यानी कि p डॉट x इज व्हाट, p डॉट x इज जस्ट हाफ म्यू स्क्वायर, राइट. सिमिलरली q डॉट x भी इसी के ही बराबर आएगा और r डॉट x भी इसी के ही बराबर आएगा बाय द सेम रीजनिंग. पर अब अगर हम इस चीज़ को वहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, p डॉट x इज हाफ म्यू स्क्वायर, p डॉट x इज हाफ म्यू स्क्वायर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यहाँ पे उनको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज एक्चुअली half of p plus q plus r. That's it. So the correct option is yeah. Okay, nice simple question. And with that I want to end this lecture. As of now this should be the last lecture of the entire lecture series. हो सकता है बाद में कुछ मैं ऐड कर दूँ, सबट्रैक्ट कर दूँ, मुझे नहीं पता. So this is right now a complete course. All right, see you somewhere else.